नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहार सफ़र का 13वां दिन है। मुंगेर ज़िला में हैं हम लोग और मुंगेर में आने के बाद अगर एक जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है जिस पर डिस्कशन अगर ना हो तो समझिए कि मुंगेर आना आपका सफल नहीं होगा। वो कौन सा मुद्दा है? तो मुद्दा ये है कि यहाँ की बंदूक फैक्ट्री, मीर कासिम के ज़माने में ये फैक्ट्री शुरू हुई, लेकिन 1952 में यानी कि आज़ादी के बाद जब भारत की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब 1952 में इस फैक्ट्री को सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और इसे सरकारी फैक्ट्री का मान्यता दे दिया गया। उसके बाद से इसमें काम करने वाले लोगों का तमाम तरह की परेशानियां रहीं, तमाम तरह के मुद्दे रहे, कई बार मिनिमम बेसिस के मुद्दे रहे। आज तो हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो 2006 से कंटिन्यूसली हड़ताल पे बैठे हुए हैं। साथ ही अगर बात करो तो 64 से जो लड़ाई चली वो 1982 में 5 मई को 1982 में सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आया और जजमेंट आने के बाद से अब तक उनको सरकार की ओर से जो नियमित वेतन था वो उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण से दोबारा से वो लोग 2006 से धरने पर बैठे हैं। ये तो उनको जो कारीगर थे उनको मतलब उनको जो मानदेय था, वेतन था, वो नहीं मिलने का मैंने बात कही है। पर इस पूरे फैक्ट्री का इतिहास और आज की जो स्थिति है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से पहले इनका जो परिचय है वो रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, जो कि मुंगेर के बंदूक फैक्ट्री पर इन्होंने पूरा अपना रिसर्च किया हुआ है। और मुंगेर कोई भी आता है और मुंगेर के अगर बंदूक फैक्ट्री की बात करता है तो वो इनसे एक बार ज़रूर संपर्क करता है। हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि पत्रकारों का भी एक अपना लॉबी होता है जिसमें पत्रकार साथी हर जगह उपलब्ध होते ही हैं उनके, और इसी बहाने मेरे भी एक दोस्त के माध्यम से इनका संपर्क मिला और संजोग से आज मैं मुंगेर में इन्हीं के घर में हूँ भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे वो सारी बातें जानी जाए उस बंदूक फैक्ट्री को लेकर के, जो कभी रोज़गार का मुंगेर में केंद्र हुआ करता था। 5000 से ज़्यादा श्रमिक यहाँ पे काम किया करते थे मीर कासिम के ज़माने में, जब वो बंगाल से बिहार आए। बिहार के मुंगेर में उन्होंने अपनी पूरा किला वगैरह साम्राज्य दोबारा स्थापित किया। यहाँ पे एक छोटी राजधानी भी स्थापित कर दी थी बंगाल राज्य की। तो अब हम सिद्धार्थ भदौरिया से बात करेंगे। ये हमें बताएंगे कि उस बंदूक फैक्ट्री का उत्सर्जन कैसे, क्या कुछ हुआ और क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इसके बारे में बेहतर तफ्तीश से बताएंगे। सिद्धार्थ जी धन्यवाद अनिल। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मतलब इस लायक समझा कि मैं कुछ आप के साथ बताऊंगा। ये वाली लाइन मतलब बहुत वो डिस्टर्बिंग होती है, समझ रहे हैं ना आप? जानकार आदमी, जानकारी शेयर हमारा सौभाग्य है। जानकारी नहीं, जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आप हमारे मित्र हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं इम्प्रोवाइज़ करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे मैंने जो काम किया था, जो मैंने रिसर्च की, शोध किया, वो मुंगेर में न सिर्फ बंदूक फैक्ट्री उसका एक हिस्सा है मेरे काम का। मुंगेर में हथियार, मतलब मुंगेर का जो हथियार निर्माण के साथ जो रिश्ता है, आप अगर दिल्ली में भी, आप अगर साउथ तमिलनाडु में, केरला में भी मुंगेर, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक करता है बंदूक, आर्म्स, इलीगल आर्म्स। तो ये ना एक स्टिग्मा है मुंगेर के लिए। मतलब मैं चूँकि देखिए कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, एक संवेदना जुड़ी होती है अपने गृह जिले के साथ, अपने घर के साथ। तो ये लगता है कि मुंगेर, अच्छा वहीं जहाँ पे बंदूक बनता है तब कट्टा वट्टा एक आध को दिलाइए, मतलब ये चीज़ होता है लोगों का कमेंट हंसी मजाक में मिले या फिर जो भी चीज़ होनी। ठीक है। तो मेरे को लगा कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, मैं जब घर आता था छुट्टियों में, मैं लोगों से बात करता था, चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, अखबारों की पुरानी कटिंग्स, पुराने स्टोरीज़, जैसे कोई कुछ बड़ा रेड मारा गया हो, बड़ा जखीरा बरामद हुआ हो, तो उन खबरों को पढ़ता था, तमाम चीज़ों को देखता था। तो उत्सुकता बनी रहती थी कि अच्छा समय मिलेगा तो करूँगा इस चीज़ को। समय मिला, मैं यहाँ पे आया, मुंगेर में ही आया, सब कुछ छोड़ के इसके लिए स्पेशली
मतलब समय निकाला मैंने इस पे काम करने के लिए। और तब जाकर के मैं धीरे धीरे जो सच्चाई है उससे वाकिफ़ होने लगा। और मेरे शोध का विषय ही यही था कि मुंगेर में अवैध हथियारों का निर्माण और इसके सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम। अवैध हथियार, न कि हथियार, क्योंकि यहाँ पे वैध हथियार बनाने की भी अनुमति है। और ये अनुमति आज से नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले से है। जैसा कि आपने बताया, मैं उसको थोड़ा और विस्तार दे दूं कि यहाँ पे तो चाहे कोई भी, चाहे अंग्रेज़ रहें, चाहे आज़ाद भारत के बाद की सरकार रहे, चाहे अंग्रेज़ों के पहले मीर कासिम थे जो कि मुर्शिदाबाद से आकर के जिन्होंने सामरिक तौर पे सुदृढ़ इस मुंगेर को अपना सामरिक राजधानी मैं कहूँगा इसको उन्होंने बनाया था। और इसीलिए उन्होंने बंगाल से, मुर्शिदाबाद से, अफ़गानिस्तान से जो भी वहाँ से अच्छे कारीगरों को बुलाया। यहाँ पे पहले भी है बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो कि पता चलता है कि यहाँ पे शोरा बारूद बनता था मुंगेर में। तोप वगैरह भी बनती थी, गोला वगैरह बनता था। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, चूँकि जहाँ दाना रहेगा, मतलब आपको अब बंदूक तो बना लोगे लेकिन चलाने के लिए गोलियाँ तो होनी चाहिए ना। तो तोप बना लोगे, उसके लिए गोला या बारूद होना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें, वो एमिनिटीज़ पहले से थी। तो ये सब बहुत सारा सब चीज़, और भी भौगोलिक जो बनावट है, जो बसावट है मुंगेर की, एक तरफ गंगा है, मतलब ये तो इसको केंद्र बनाया और यहाँ पे नींव डाली फर्स्ट टाइम उन्होंने। मतलब हथियार का, बंदूक के बनाने का, ये लगभग ये 18वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी के लगभग का है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी मतलब इस पे एक मतलब ये स्वीकार नहीं हो सका है। कोई 1756 बोलते हैं, कोई 63 बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो लेकिन इतना है कि मीर कासिम ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, यहाँ पे। तो मीर कासिम ने भी अनुमति दी हथियार बनाने की। मीर कासिम के बाद आए अंग्रेज, उन्होंने भी जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पहले बात कि मीर कासिम ने जो बाहरी, ये जान लीजिए, ये जानना ज़रूरी है कि मीर कासिम जो अपने साथ कारीगर लेकर के आए, उनको असिस्ट तो यहाँ के लोकल लेबर कर रहे थे। लोकल लेबर ने असिस्ट करना शुरू किया। वो जो कारीगर लाए थे बंगाल से, मतलब हाँ, बंगाल से, अफगानिस्तान से, अफगान यहाँ के मुंगेर के जो लोकल कारीगर थे वो उन्हें असिस्ट करते वो लोग सीखते सीखते वो कुशल कारीगर हो गए, वो बनाने लगे। वही चीज़ थी यहाँ पे, जो पारंपरिक रूप से मुंगेर के कुछ परिवार हैं, कुछ परिवार से इसका दायरा बढ़ा और लोग सीखने मतलब हथियार बनाना जानने लगे। ये हुनर विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी। तो जब मीर कासिम गए, अंग्रेज़ों के पास आया, तो ये कुटीर उद्योग, उस समय का जो भी स्ट्रक्चर, जो भी व्यवस्था रही हो, कुटीर उद्योग के रूप में लोग घर से बनाते थे। अंग्रेज उनको ऑर्डर देते थे, अंग्रेज़ों के लिए बनाते थे, अंग्रेज ले लेते थे। एक न इधर न उधर, जो भी क्राइम कंट्रोल का उनका अपना फार्मूला रहा हो भाई। लेकिन फिर हुआ क्या, जब अंग्रेज जाने लगे, कहें कि चले गए, तो इन लोगों को एक जगह हुआ, ठीक है आप तो बनाते हैं, काम करते हैं, लेकिन है तो भाई वो हथियार ही, तो आपको एक प्लेस दे देते हैं। जस्ट लाइक हम मार्केटिंग, मतलब एक जगह दे दिया कि यहाँ पे आप लोग सब कोई की 1 2 3 सारी दुकानें एक जगह ही हैं, सब अपना अपना बनाइए, घर पे कोई ना बनाइए। तो आज जो वर्तमान में मुंगेर जेल है, तो मुंगेर जेल का वो परिसर, उस समय जेल नहीं हुआ करता था, उस समय वहीं था बंदूक फैक्ट्री। देखिए, फिर हम बता रहे हैं, ये भी जानकारी ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा, ये सारा अनुमति के साथ ये निर्माण हो रहा था, ये अवैध नहीं था। मुंगेर बदनाम क्यों है? अवैध हथियार निर्माण के लिए। अवैध हथियार निर्माण क्यों, कैसे शुरू हुआ? जानते ही हैं कि हम जब पानी कहीं किसी चीज़ में डालते हैं, कटोरे में थोड़े ऊपर से, तो कटोरा तो पानी से भरता ही है, लेकिन छलक करके इधर उधर भी गिरता है, उसके छींटे मतलब चारों तरफ फैलते हैं। माफ़ कीजिएगा, गांव में है और गांव में यही होता है
कि बिहार का सुशासन बाबू सरकार है तो लाइट कट जाती है। अब हमारे पास बहुत सारा तो व्यवस्था है नहीं, बिहार घूमने निकल गए हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ की एक एक चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ। अब आप ही स्थिति देख लीजिए, कहाँ बैठे हैं। बस ये है कि ज्ञान मिल रहा है और ज्ञान ही चाहिए, क्योंकि आपको भी ज्ञान की ही आवश्यकता है। बाकी लेना और नहीं लेना ये आपके हाथ में है। मैं यहाँ की परेशानियाँ लेकर आ रहा हूँ। लाइट कट गया था, लाइट आने के बाद दोबारा कर रहे हैं। हाथ में चाय भी आ गया है, गला सूखा था तो पानी भी पी लिए हैं। अब आगे की कहानी दोबारा शुरुआत करते हैं। जी, हमारी बात रह गई थी लाइट जाने से पहले कि इन फैक्ट्रियों को सरकारी तौर पे हाँ, तो मुझे याद है और याद आ गया या यूँ कहें कि देखिए, इतनी जितनी भी बातें हमने कही चाहे मीर कासिम के ज़माने की बात कही हो, चाहे जो भी हो, तो ये था क्या, परमिशन कहने के मतलब कि सरकार जो भी प्रशासन था, जो भी गवर्नमेंट थी, सरकार इनको अनुमति दी थी। ये अनुमति के साथ अपना ये निर्माण कर रहे थे, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। और तो फिर मतलब अब 1952 के बाद, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मुंगेर आज बदनाम क्यों हो गया है अवैध हथियार निर्माण को लेकर के। तो मैंने अभी लाइट कटने से पहले भी कहा था कि कटोरे में जब पानी हम रखते हैं, डालते हैं किसी दूसरे बर्तन से कटोरे में, तो कुछ छीटा, तो जब वैध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है, सरकार करवा रही है, सरकार खरीद रही है इधर उधर, फिर भी कुछ ना कुछ छिटक जाता है। या तो बना हुआ माल छिटके, या तो बनाने वाले छिटक जाए। तो ये तो शुरुआती दौर में ऐसा होना शुरू हुआ, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं बना। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ। भले मेरी जानकारी इसमें कम है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है, अगर कोई अच्छा ऑब्जर्वर हो और चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है तो वो एक नया सवाल उसमें ढूंढ के लाता है। हाँ, जरूर जरूर। और मेरा कुल मिला के यही है कि छिटक गए तो गए क्यों, सवाल यहाँ पे ये बैठता है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, जो छिटके शुरुआत में छिटकने का मतलब ये है कि जो लोग वहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे, वो किन्हीं कारणों से उन्हें या तो गुमराह किया गया या फिर कहीं और लेकर जाया गया। बस वही बात है। तो शुरुआत में जो छिटके या जो भी कुछ हुआ, तो वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसकी व्यापकता जो थी उस स्तर की नहीं थी। वो इक्का दुक्का थे, कुछ जिनको कि किसी कारण से हट गए या हटा दिया किसी उनके मालिकों ने, या फिर जो भी रहा हो, या फिर सरकार ने बोला कि भाई तुम मत निर्माण करो, तुम गलत कर रहे हो तो, या कुछ नाखुश हो गए, तो वो इक्का दुक्का था, उनकी व्यापकता उतनी नहीं थी, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है जब एक बड़े स्तर पे लोगों को हटाया गया आज़ादी के बाद। देखिए, यहाँ पे जब मीर कासिम के समय नींव डाली गई, उस समय किसी भी उद्योग का, फैक्ट्री का, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मैं बीच में ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ के जो फैक्ट्री में SBL DBL बनते हैं, सिंगल बैरल और डबल बैरल, और मशीन से अभी भी काम नहीं होता है, सब मैनुअल। मतलब अभी भी हथौड़े से, हाँ, वही ये जो मजदूर हैं, छेनी, हथौड़ा, यही सबसे बंदूक बनाते हैं। हाँ, उसी से लकड़ी का अगर मतलब पाइप का जो लेथ होता है, वो कुछ नहीं, वो सब काटते हैं अपना, उसे आरी रेती फलाना चिलाना सब उसी से। अच्छा। और आप मज़दूरों से जब बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि एक बंदूक को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ता है। तो वो तो उस समय की बात है ना। ये मतलब आप ये समझिए ना कि मीर कासिम के ज़माने में जिस स्टाइल में बनती थी बंदूकें, उसी स्टाइल में आज भी बन रही है। इसका अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं। आपको मैं बताते चल रहा हूँ, चूँकि बीच बीच में कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं जो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब महत्वपूर्ण लगता है। तो अदरवाइज़ मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ, फिर मैं वहाँ शुरू करता हूँ। तो देखिए, जो छिटके सो छिटके आता है। अब समय आज़ाद भारत का 1952 में सरकारी नियंत्रण में, अब मैं फिर से वहाँ जाता हूँ कि जब जेल में दे दिया गया था, जेल में
तो वहाँ से भी निकाल करके अभी जब आप जाइएगा मुंगेर में जहाँ पर आज दिन में वर्तमान तो हम गए थे जो आपने हाँ। दिखाया, जहाँ पे मतलब क्या था कि अनुमति नहीं थी बंदूक कारखाना जो है उसके अंदर जाने हाँ। की, इसलिए कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है, संवेदनशील इलाका है। हाँ। तो उसके लिए पता नहीं कौन कौन से लोगों के साथ अप्रूवल लेने की हमें बात कही जा रही थी। तो हमारा तो टारगेट ये है कि 2 रात एक ज़िले में रहना है, तो कहाँ कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर भी जानकारी लिख के लिए हमने किसी एक एक्सपर्ट को खोज ही लिया सिद्धार्थ के रूप में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब जेल परिसर से खाली करवाया गया तो उनको वही किला के अंदर जहाँ आपने देखा जो वर्तमान में अभी है उस जगह पे इनको जगह दी गई। जितनी कहने का मतलब आपको वहाँ पे मैंने भी बताया कि 36 इकाइयाँ थी। 36 इकाइयाँ क्या थी कि 36 लोग थे, 36 परिवार था जो बंदूक निर्माण करता था, उनको लाइसेंस दिया गया। 36 इकाइयाँ हो गई। यहाँ पे 36 से 36 100 भी हो सकता था। खैर ये इस पे आगे हम जाएंगे। तो वहाँ पे दे दिया गया, वहाँ निर्माण होने लगा। उसी तरह सरकार SBL DBL का जो भी ये बनाते थे, उस समय मैं आपको बता दूँ, उस समय सरकार के तरफ से इन बंदूक निर्माण इकाइयों को 16,000 पर ईयर बंदूक बनाने का ऑर्डर दिया जाता था और ये निर्माण करके देती थी और सरकार खरीद लेती थी। सही से सारा सब कुछ हो रहा था। लेकिन आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब औद्योगिक विकास किस तेज़ी से हुआ और सिंगल बैरल डबल बैरल की जगह रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, कार्बाइन, क्लानिस्को, AK-47, इन लोगों ने सेल्फ जो होता है लोडिंग राइफल, SLR, असॉल्ट राइफल वगैरह ने किस तेज़ी से SBL DBL की जगह ली और इनके सामने SBL DBL कहाँ टिकता है, वी ऑल नो। तो कहने का मतलब है क्या, जब ये परिदृश्य बनने लगा तो जो वो मैनुअल मतलब सरकारों को क्या लगता था कि ये जो मजदूर हैं, क्या आज के ज़माने में जितने बंदूकों का आपने नाम लिया, क्योंकि आप रिसर्च किए हैं तो आपको इन सारे बंदूकों के बारे में पता है। हमको इंस्पेक्टर साहब के पिस्टल को छोड़ के और AK-47 कसाबू वाले को छोड़ के नहीं मालूम है। तो क्या वो लोग नहीं बना पाते अगर उन्हें आप सुनिए? तो पता नहीं अब सरकार क्या सोचती है, तो सरकार के मन के अंदर जाना पड़ेगा। तब वो सरकार की मैं बात नहीं कहूँ, लेकिन जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो इकाई संचालक और जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों से जिनसे मैंने संपर्क किया अपने काम के दौरान और जिनसे जो बातें छन करके आई, कहने का मतलब था कि जो ये मैनुअली काम करते थे, जो बंदूक बनाते थे सिंगल बैरल, डबल बैरल, जो एक बंदूक को बनाने में 5-6 आदमियों का श्रम लगता था एक दिन में, तब फिर बनता था, एक दिन में बनता भी नहीं था। इन्होंने कहा कि भाई जब सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो हम भी अपग्रेड होंगे। हमारे पास वो हुनर है कि हमको अगर ये सच्चाई है कि बोला कि हमको कोई भी मशीन गन ला करके रख दीजिए, खोल करके दे दीजिए, हम उसे को खोल करके, आप नहीं भी बताइएगा, प्रशिक्षण दीजिएगा, हमारे पास ऐसे हुनरमंद कारीगर हैं जो कि उसको देख करके उसका बना देंगे सेम एज। तो हमको अपग्रेड कर दीजिए, हमारे लाइसेंस को अपग्रेड कर दीजिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम भी फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही दीजिए भाई कि इतना ही, थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ाइए, हम बना के। तो ये मांग रही कारीगरों और संचालकों की, जैसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि इस धीरे धीरे डिमांड कम होते गया, सप्लाई कम होते गया, मैन्युफैक्चरिंग कम होती गई और कारीगरों की संख्या भी कम होती गई। आज आप मेरे साथ ही थे। कारीगरों की संख्या कम नहीं हुई, रोजगार कम हो गए और कारीगर निकाले गए। कारीगर निकाले गए। आज आप मिले, फैक्ट्रियों में से। आज आप ऐसे 2-3 लोगों से मिले भी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उन्होंने क्या कहा आपसे कि क्या चीज़ें थी वो आपको बताई, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो सच में अपने आप को मतलब धैर्य रख सकते थे बुरे समय में भी, वो तो अभी तक धैर्य रखे हुए हैं बेचारे। चाहे वो घर से उनको निकल जाना पड़े, परिवार वाले निकाल दें, फिर भी वो धरना पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। रोज़गार छीनने के बाद कोई ना कोई मतलब दूसरा रोज़गार करना पड़ता है। और अगर भी कोई व्यक्ति एक ही काम जानता हो और उसके पास दूसरा कोई विकल्प ना हो और कोई आदमी उसको उसके उसी काम का तिगुना पैसा का ये दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बुरे दौर में है तो वो उधर मुड़ेगा ही। तो कहने का बात है
इस तरह से जो हमने की थी थोड़ा बहुत पानी छिटकने की बात, वो तो एक आध बूंद छिटका था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि बल्क में ज़्यादा संख्या में लोग जो छंटे तो वो उन्होंने दूसरा रुख ले लिया। अब आते हैं, ये तो वैध की अभी तक बात की हमने, मुंगेर कारखाने की। अब आते हैं अवैध हथियार निर्माण के बारे में। देखिए, मुंगेर के बारे में कहा जाता है, मुंगेर की फ़िज़ा में जो है ना, मतलब एक होता है विश्वकर्मा का आशीर्वाद है। विश्वकर्मा का आशीर्वाद ये है कि मुंगेर में रेलवे कारखाना, रेल का इंजन बनता है, यहाँ पहिया बनता है। मतलब जो शुरुआत में अंग्रेज़ों ने कुछ ना कुछ तो था कि जो यहाँ पे नींव डाली, तो अभी ना जमालपुर में कारखाने में आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं, इंजीनियर हैं, फलाने हैं चिलाने हैं, लेकिन जब वो हुआ था तो यहाँ के लोकल लोग ही थे। यानी कि उस समय तो यही देखते थे कि इस जगह पे भाई कुशल कारीगर हैं, करने वाले, कारीगरी करने वाले अच्छे लोग हैं, तो चलो भाई यहाँ धंधा डाल दो, फैक्ट्री डाल दो। तो मुंगेर की फ़िज़ा में कारीगरी है, चाहे वो रेल इंजन का निर्माण करे, चाहे वो राइफ़ल का निर्माण करे। तो बहुत सारे जो अभी हमने बंदूक फैक्ट्री, जो सरकारी जो सरकार के नियंत्रण वाली जो बंदूक फैक्ट्री है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा की, और ये भी बताया कि उसमें से भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अवैध हथियार निर्माण की अब हम बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की, जो कि हमारा महत्वपूर्ण पक्ष है आज के इस मुंगेर के स्टिग्मा का। तो देखिए, बहुत मुझको लगता है 70 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था मुंगेर का, ये कि मुंगेर बंदूक के लिए बदनाम हो, अवैध बंदूक निर्माण, अवैध हथियार निर्माण के लिए। 70-80 के जब अपराध सब जगह बढ़ने लगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देश में हर जगह होने लगे, अपराधियों को जब ज़रूरत महसूस होने लगी, अपराध किस बल पे करेगा, चाकू छुरा डकैती, वो मुरेठा बांध के डकैती करने वाला टाइम चला गया। जब किडनैपिंग, फिरौती, इन सबों का समय आया, तो ज़रूरत पड़ी हथियारों की, कट्टों की, पिस्टल की, फलाने, तो बनारस से ख़रीद के, गाजीपुर से मंगवाने के बाद, हाँ मिर्ज़ापुर, जो भी जगह हो, यूपी से, बनारस से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से मंगाने की बजाय उन्होंने देखा कुछ लोग मतलब ने यहीं पे अवसर तलाश लिया, जो भी हुआ होगा, क्योंकि वो चूँकि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ये नहीं है कि उसके मैं स्टडी कर सकूं। मैंने जो सर्वे किया, जो मैंने लोगों से, जो उन विक्टिम्स से बात की, जो हथियार निर्माण करते हुए पकड़ाए और जेल में सज़ा काट रहे हैं या बेल पे छूट के आ गए हैं, आज दूसरा व्यवसाय पर कर रहे हैं, उन लोगों से जो बात करके जो मुझे पता चल सका, उनके फैमिली वालों से पता चल सका कि भाई यहाँ पे कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे फैमिली इतना थे जिनको कि हथियार बनाना आता था, बंदूक बनाना आता था, लेकिन वो बेकार का क्यों बना करके बेकार का बना के क्यों, वो अपना दूसरा रोज़गार करते थे। वैसे लोगों को जो सिंडिकेट वाले हैं, जो बुरे लोग थे, पकड़ा, हाँ टारगेट किया, पकड़ा, उनको बोला कि लालच दिया, जो भी किया हो, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, बहुत छोटे स्तर से शुरू हुआ होगा, और आज इसकी मशरूमिंग ऐसी हो गई है, हम सब लोग जान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो छिड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो सारे जो हुनरमंद थे खाली बैठे हुए थे, तभी तो उनको सॉफ्ट टारगेट किया गया ना। और फिर वहीं पे बात आती है, वो जो संचालकों ने और कारीगरों ने अपग्रेडेशन की बात रखी थी, अगर यदि कोई ओरिएंटेशन क्लास होता, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोई वर्कशॉप रखा जाता, जो भी, क्योंकि आप जान ले कि यहाँ मुंगेर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारीगरी आगे बढ़ी है। आपको आज बताया भी होगा, आपने बात भी की कि मैंने कैसे सीखा, वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ITI और पॉलिटेक्निक उन्होंने इसके लिए, या किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंटर्नशिप में उन्होंने नहीं किया, पिताजी को काम करते हुए सीखा, उनको असिस्ट करते करते सीख लिया। भाई पिताजी कंपनी में काम करते थे, पिताजी से सीखा उन्होंने, पिताजी उन्हें अपने बेटे को भी नौकरी लगवा दी। ऐसे यहाँ पे ये समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट को किया, लेकिन यहाँ पे स्किल को अनऑर्गेनाइज छोड़ दिया गया, सरकार ने छोड़ दिया, उसको संगठित नहीं कर सकी, जो स्किल जो बिखरी पड़ी थी उसको एकत्रित नहीं कर सकी, और इसका फ़ायदा कुछ बुरे लोगों ने उठाया। आज स्थिति ये है कि आज जो भी मीडिया, आप भी आए हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ,
आज सब लोग रिपोर्टिंग करते हैं, मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण होता है बड़े पैमाने पे, 1000 पिस्टल पकड़ा है, जखीरा पकड़ाया, मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, सारा सब कुछ। 5 कारीगर मौके से 5 कारीगर पकड़ाए। दे आर नॉट कारीगर, वो संचालक नहीं है, वो तो मजदूर हैं जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, 10 गन हो, 20 गन हो, 50 हो या 1000 का जखीरा जो पकड़ा जाता है और जो 5-6 लोगों को पकड़ के रखा जाता है, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, सब नहीं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, वर्कर होते हैं, और उन्हें अपराधियों का नाम देके डाल दिया जाता है। वो तो अपराध कर ही रहे हैं, गलत काम तो कर ही रहे हैं भाई। वो अवैध रूप से हथियार बना रहे हैं तो वो तो अपराध कर ही रहे हैं, चाहे आपकी जो भी मजबूरी रहे हो, आप अपराधी हैं। लेकिन ये फिल्म का सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो किसी ने देखी ही नहीं। जो देखे हैं वो बताने वाले हैं नहीं। कुछ किन्हीं को सेंसर से इधर उधर से कट छट करके जो किसी को देखने के लिए हमारे आपके जैसे लोगों को मिलती है, वो तमाम इस तरह की बातें बताते हैं। तो पूरी फिल्म ये है कि जो ये काम करवा रहे हैं उन तक तो हाथ पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कभार इक्का दुक्का कोई आ गया वैसे, मतलब पकड़ा गया या कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम भी, हमारे मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आती है, जो फॉलोअप होता है, ये ऐसे काम होता था, ये यहाँ बनता था, यहाँ पे इनका गढ़ था, यहाँ पे मिनी गन इन्होंने मशीन डाल करके ये कर दिया था। क्राइम रिपोर्टर पूरा बसंत मचा देते हैं। हाँ, वो करते हैं। लेकिन जरा ये समझो कि वो आखिर उससे काम कौन करवा रहा है, उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में क्या बोला। अगर यदि वो चला गया, उसका चार्जशीट हो गया, चालान कट गया, जेल गया, तो जेल में कितने दिन की सज़ा हुई, जेल से छूटने के बाद वो क्या करे, उसके परिवार वाले से बात करो, देखो भाई पता चलेगा। मैं जानता हूँ मैंने बात की है, मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो पकड़ा जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जमानत पे छूट के आते हैं, फिर कोई उसमें से अगर 10 छूट के आए तो 10 में से 3 ही ऐसा बंदा है जो कि अपना रोज़गार बदल लेता है, दूसरा रोज़गार, कोई अच्छा रोज़गार करता है, चाहे 2 पैसे कम आए, 7 फिर से उसी दलदल में जाते हैं। और अगर यदि 10 पकड़े गए हैं और वो नहीं छूट रहे हैं, तो वो जो भी ये काम कर रहे हैं, जो बड़े, अब मैं सफ़ेदपोश वगैरह नहीं बोलूँगा, मैं नकाबपोश बोलूँगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा है वैसे लोगों को, मैंने भी सुना है। तो वो जो ये काम करवाते हैं, वो उसके बाद उनके बच्चों, उनके परिवारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, टारगेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए एक चीज़ तो जानते हैं आप कि अगर मुझे तलब है तभी कोई मुझे मजबूर कर सकता है। अगर मुझे तलब किसी चीज़ की नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो कोई मुझे मजबूरी के उस हद तक नहीं ले जा सकता है। तो वो जानते हैं कि ये मेरा सॉफ्ट टारगेट है, इसका पति जेल में है, या ये गरीब है, पैसा चाहिए ही लड़ने के लिए केस वगैरह। तो चलो भाई, क्या होता है कि अब तो ऐसा भी मामला बहुत सारा सामने आया है, अखबारों में इतना भी आप पढ़ सकते हैं, आ ही जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आर्म्स स्मगलिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। औरतें आर्म्स स्मगलिंग कर रही है, मना करके उनको दिया जाता है, वो एक जगह से दूसरे जगह कैरियर के रूप में इस्तेमाल होता है। जब पता चलेगा तो या तो वो बहुत मतलब सॉफ्ट टारगेट थे वैसे, लाचार मजबूर, या फिर उनके पति अंदर हैं, या उनका भाई या उनका बेटा अंदर है, उनका किसी का बाप ये है। अब सिंडिकेट उनकी मदद कर रहा है, जो भी सिंडिकेट ये सब काम करता हो, और मदद कर रहा है कि भाई मैं तुमको तो तुम्हारे उसके केस लड़वा रहा हूँ, ये लड़वाऊँ, निकाल लूँगा, फलाना करूँगा, तुम भी मेरे लिए कुछ करो भाई। तो ये एक क्लोजली फिटेड इस तरह का ये जाल है ना, कि यहाँ पे इसकी जो समस्या है, उस समस्या के जड़ में ही इसका समाधान है। तो वो कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, दीपक के ऊपर जो भी चीज़ दिख रहा है, उसके प्रकाश में, उसके लाइट में, वो तो सब दिख रहा है, लेकिन उसके तल में जो अंधेरा है, वहाँ पे टॉर्च मारोगे तो अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ जो कारण है वही मजबूरी, लाचारी, जो मूल चीज़, हर चीज़ का कारण होता है, अशिक्षा। आपको मैं बता दूं, मुंगेर में जो अवैध हथियार निर्माण मुंगेर में हर जगह नहीं होता है। मुंगेर में सदर प्रखंड का कुछ भाग है, कुछ गांव हैं, वही बदनाम है। प्रॉपर मुंगेर के कुछ मोहल्ले हैं, वही बदनाम है अवैध हथियार निर्माण के लिए। तो आप जा कर के वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अजीब कंट्रास्ट लगेगा। कुछ लोग तो बहुत
आलीशान घरों में रह रहे हैं और कुछ लोग एकदम नीचे वाले स्तर पे हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग इतना बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के हैं, फलाना है। तो वहाँ पे आप मैं जब काम कर रहा था इस पे, तो मेरी तमाम मशीनरीज से बात होती थी। मैं कहता था सॉफ्ट पुलिसिंग है। थोड़ा इसको ज़्यादा थोड़ा जल्दी और संक्षिप्त में ख़त्म कीजिए, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा का अच्छा बातचीत हम लोग की हो गई है। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अवैध हथियार निर्माण के लिए यहाँ पे बदनाम मुंगेर है ज़रूर, लेकिन अवैध हथियार निर्माण शौकिया तौर पे नहीं होता है। कुछ लोग तो शौकिया कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो लोग फंस गए हैं इसमें, अगर यदि उन लोगों को निकालना शुरू किया जाए, एक नीति बनाई जाए उनको रिहैब करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनको फिर से दूसरा रोजगार का दूसरा विकल्प दिलवाने के लिए, तो ये उन पंगु हो जाएंगे जो भी ये काम करवा रहे हैं। तो फिर वो ये काम तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेशियो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप और वो अखबारों की हेडलाइनें भी कम हो जाएंगी। हाँ, इसका आप मैं नहीं बता, मतलब एक लाइन में मैं कह के निकलना चाहता हूँ। जब ये क्या कहते हैं, बेनिटो मुसोलिनी इटली में आया, तो उसने सबसे पहले सिसिली में 1928 में जो इटालियन माफियाज मॉब होते थे उनको सप्रेस करना शुरू किया। उसके लिए नीति बनाई, एक अलग रणनीति बनाई। और 1928 में और 1929 में मॉब्स का जो ये था, इटालियन माफिया का जो प्रभाव था, वो 100 से आ गया 20% पे। ये तो वो तो इटली था, सिसिली था, इसमें मुंगेर है। माफिया क्या होते हैं आप, या जो भी हैं उनका क्या नेटवर्क था, क्या व्यवस्था थी, ये सब जानते हैं। उसका तो ये कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे चाह लिया जाए, विल पावर हो, तो मशीनरीज कुछ भी यहाँ पे कर सकती है। यहाँ पे बस वही चीज़ ज़रूरी है, शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटी, अवेयरनेस, सॉफ्ट पुलिसिंग, रिहैब एंड लाइवलीहुड, बस। तो आपने इस चर्चा को सुना होगा, देखा होगा। इस चर्चा में हमने किन किन मुद्दों पे बातचीत किया। तो बंदूक की फैक्ट्री की शुरुआत से लेकर के और उसके विलुप्त होने के कारणों तक हमने बातचीत किया। साथ में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है मुंगेर के लिए खासकर, कि जो अखबारों में खबरें आती हैं कि इतने जखीरा के साथ इतने लोग पकड़े गए, तो इन्होंने रिसर्च किया, इनके मुताबिक ये चीज़ें हैं और शायद इसके साक्ष्य भी हैं आपके पास, कि क्या ज़्यादातर होता है कि वो लोग काम करने वाले लोग होते हैं, मतलब जिन्हें यही बनाना आता है। और लाजिम है, हकीकत है कि वो ये करके गुनाह कर रहे होते हैं, अपराध कर रहे होते हैं, जो हमारे कानून में गलत ही देखा जाता है। पर बात यहाँ पे आ जाती है कि किसी का हुनर ही वही है, कोई रोज़गार ही वही कर रहा था यहाँ पे, जो सरकार द्वारा कराया जा रहा था सन 1952 के बाद से, जब बंदूक फैक्ट्री का अधिग्रहण यहाँ पे किया गया। और जब उन लोगों को रोज़गार नहीं मिला, तो भूखे पेट जो होते हैं ना, तो उनके साथ आप कुछ भी करवा सकते हैं। भूख आपसे मर्डर भी करवा सकती है। ऐसी तो कहावतें भी हम सुनते आए हैं, और आपकी शिक्षा भी इस बात की समीक्षा कर सकती है कि हाँ, ऐसा होता है। तो इन परिस्थितियों में अगर किसी का परिवार है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे में जो यहाँ के जो एक लॉबी है, जो ये सब करवाती है, गलत तरीके से अपने काम को अंजाम दिलवाती है, वो इन्हें मजबूर करती है। और उसी का कारण है कि ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और फिर वो अपराधी बन जाते हैं, जो कामगार लोग होते हैं, जो रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ऐसे गुनाहों के दलदल में फंस जाते हैं, और बाद में वही गिरफ्तार होते हैं, उन्हीं के परिवार सड़क पे आते हैं। और जो काम कराने वाले लोग हैं, जो ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, वो सफ़ेद पोश कपड़े पहनकर अपनी वाइट फॉर्चूनर गाड़ी में बैठकर घूम रहे होते हैं, और प्रशासन के जो हाथ हैं वो उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुल मिला के जो माजरा था वो रोज़गार पे भी था, और अगर इन्हें अच्छी रोज़गार मिले, या फिर जो बंदूक फैक्ट्री है उसे अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके इन्हें और थोड़ा सा स्किल किया जाए, नई बंदूकों को, नई चीज़ों को बनाने के लिए अगर इन्हें प्रेरित किया जाए, सिखाया जाए, तो आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। अनुमति तो खैर जो लाइसेंस प्रक्रिया है उसको अपग्रेड किया जाए, जो यहाँ के डीलर लोग बना रहे होते हैं, राइट ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चीज़ें बदल सकती हैं।
खैर फ़िलहाल मुंगेर से ये मेरा आखिरी वीडियो था। 13वां दिन, रात के करीब 12 बजने को है। 12 बजे के लगभग हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं और इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। देख रहे हैं कि आप लोग के काम कैसे चल रहा है, बिहार सफ़र कैसा चल रहा है, तो समर्थन दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और बिहार सफ़र में लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। कल दूसरे ज़िले से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।